हमें ये नहीं बता रखा है कि क्या आएगा। उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी आएगी विद कंप्यूटर साइंस। एंड फिर उसके बाद आप अब उसी की प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको सिलेबस पता चलेगा। एंड सिलेबस पता चलेगा, उसके बाद आप अपने आप से एनालाइज करो कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं जो हमारा प्रीवियस पेपर से जिससे हमें जैसे पता चलता है ना, वो मॉक्स वगैरह से नहीं चलता है। So Shweta, first of all, many congratulations for your selection in BHU Banaras Hindu University for the paper code COQP06 B.Ed in Science. तो थैंक हम यू। लोग चर्चा को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिकली सिलेबस क्या होता है। COQP 06 के रिगार्डिंग अगर हम चर्चा करें, बेसिकली B.Ed साइंस के रिगार्डिंग अगर हम लोग चर्चा करें, तो उसके ना आप थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर को पूरा इलैबोरेट करो और सिलेबस स्ट्रक्चर को भी आप इलैबोरेट करो कि सिलेबस में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन कौन से रहते हैं। ठीक है श्वेता, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डेली बाइट्स। एंड मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 06 का पेपर है हमारा साइंस का, वो मैं सर के हिसाब से भी एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसकी कोई मतलब बाउंड्रीज नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका कोई मतलब जो सिलेबस है उसमें हमें ये नहीं बता रखा है कि क्या आएगा। उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी आएगी विद कंप्यूटर साइंस। जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है उसका CUT का। एंड उसके बाद मुझे जो सिलेबस पता चला था वो डेली बाइट्स के जो सर का जो वीडियो था उससे ही पता चला था कितने सारे टॉपिक्स हैं। एंड क्या बोलते क्या एक्स्ट्रा में हमें ये भी पता चला था कि जो कंप्यूटर साइंस का जो बैकग्राउंड है वो भी कितना वास्ट है और हमें कितना पढ़ना है। बिकॉज मैम हमें ये पता तो होना ही चाहिए कि मैम हमें कितना पढ़ना है, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कितना नहीं करना, क्योंकि साइंस का जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट हो जाता है। केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग एंड बायो तो है ही। बायो में भी ऑब्वियसली जूलॉजी एंड बॉटनी दो हो जाती है जिसमें हमें काफी वास्ट सिलेबस हो जाता है। बट मुझे इसमें डेली बाइट्स ने बहुत हेल्प की कि मुझे पहले एटलीस्ट पता चला कि क्या कैसे सिलेबस है। एंड देन मैंने अपने आप से सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए जो लास्ट ईयर का पेपर था, आई मीन 2024 का, वो खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई किया था फर्स्ट। एंड वो भी मैंने डेली बाइट्स की जो ऐप है उसी से लिया था। तो उससे मुझे पता चला कि मुझे मतलब एक तरह से गाइडेंस की जरूरत है एंड मुझे अच्छे से करना पड़ेगा अगर मुझे चाहिए BHU या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या DU। बिकॉज जो दोनों यूनिवर्सिटी है इसमें B.Ed साइंस के लिए अलग से पेपर कोड फॉलो होता है एंड बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉमन पेपर कोड है जो 0QP3 है। एंड उसका सिलेबस भी वास्ट है, बट उसमें ये हो जाता है कि काफी सारी ऐसी चीजें आ जाती है जो हम इजिली कर सकते हैं, लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड का भी जो था वो मैंने रिंजू मैम की जो ऑनलाइन वीडियोस थी यूट्यूब पे अवेलेबल उससे ही किया था। एंड स्टार्टिंग में मुझे रिमझिम मैम की ना NCERT एग्जाम्पलर करके सीरीज मिल गई थी जिससे मैंने ट्राई किया था कि मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाए। एंड देन मैंने डेली बैच का अपना बैच 2 एनरोल किया था जिसमें मैंने मॉक टेस्ट, नोट्स सारे का पूरा पैक लिया था। ठीक है सर मैम, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा जो सिलेबस है वो मैं पार्ट वाइज बता सकती हूँ आपको। जैसे कि बॉटनी का हो गया, बॉटनी एंड जूलॉजी हमारे बायो के अंदर आ जाती है जिसमें मेन सेल, ह्यूमन सिस्टम एंड प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड समथिंग बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो मतलब मुझे अभी फिलहाल वो क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें करना भी पड़ेगा। एंड साथ साथ उसके जो स्टैटिक डेट्स हैं लाइक बायोडाइवर्सिटी का कब हुआ, नेशनल पार्क, ये सब हमें याद करनी पड़ती थी। एंड जो केमिस्ट्री का सिलेबस था वो भी अगेन मैंने सर के उससे वीडियो से ही देखा था जिसमें से हमें मेनली मुझे ऐसा लगा कि 9th और जो 10th के बेसिस का सिलेबस ज्यादा था एंड 12th के कुछ टॉपिक्स थे। एंड फिजिक्स की जो बात करें तो फिजिक्स का जो सिलेबस था और फिजिक्स का जो सेक्शन था वो पहले के सर के हिसाब से ये था कि कम आएगा, बट हमारा जो पेपर था मैंने जो दिया था उससे एक्सपीरियंस किया कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लगभग सेम क्वेश्चंस थे 2020-25 में। इंस्टेड जो 24 का पेपर था उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस कम थे बट 25 में ज्यादा थे। तो मैं ये नहीं कह सकती कि
कि सिलेबस बहुत मतलब एक बाउंड्री के अंदर ही सीमित है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मतलब वो बाहर से भी पूछ लेते हैं, जैसे कि इस हम्म, बार हुआ था। ठीक है, ठीक है श्वेता। श्वेता, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि लेट्स से अगर मैं फ्रेशर हूँ, मुझे ना 06 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सीयूईटी का पेपर कैसे कंडक्ट होता है, जो साइंस का पेपर होता है, आई मीन 06 का पेपर होता है बीएड साइंस का, वो पेपर कैसे होता है, उसमें टॉपिक्स कैसे रहते हैं, तो मैं शुरू कैसे करूँ? हाउ शुड आई स्टार्ट? मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए श्वेता? ओके। मैम पहले तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगी कि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था इन सब के बारे में। इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर से ही सोचा था, प्रिपेयर करने का सोचा था आफ्टर माय बैचलर्स हाफ कंप्लीटेड, कि मुझे अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। हम्म, तो बट मैम ये हो रहा था स्टार्टिंग में, मैं इसके लिए ना दिल्ली बैट्स को ही थैंक यू करना चाहूंगी, बिकॉज पहले ये हो रहा था कि आपका जो 2 ईयर का बीएड है वो बंद होने वाला है। इसकी बहुत हाइप हो गई थी। मैं हम्म, जहाँ मतलब पता कर रही थी वहां पे ये बोल रहे थे हाँ नहीं मतलब। तो आपका जो सर का वीडियो था वो मैंने हम्म, देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी हम्म, कि कैसे क्या करना है। तो उससे मुझे आपकी डेली बाइट्स के बारे में पता चला था। एंड हम्म, सेकंड, जैसे मुझे पता चला था तो मैंने वो मतलब चैनल सब्सक्राइब करके रख लिया था। एंड देन ना उसमें लास्ट से लास्ट बैच में आपके मतलब लास्ट ईयर में 23 के समीर सैफ नाम का एक लड़का था हम्म, सोशल साइंस में। अच्छा, एंड वो मेरा 10th में फ्रेंड था। तो अच्छा, उसका वीडियो इंटरव्यू मैंने देखा था। हम्म, उससे मुझे पता चला कि डेली बाइट्स में मतलब कोचिंग भी दी जाती है और क्या कैसे है। तब फिर मुझे पता चला, फिर आप ना धीरे धीरे वह ये चीज आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप डेली बाइट्स की अब तो सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। फिर मुझे पता चला कि डेली बाइट्स का सिलेबस क्या है, पेपर कोड कौन सा फॉलो फॉलो होता है, स्पेशली हम्म, ड्यू एंड बीएचयू। स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजिंग लगा था कि इसमें दो में अलग एंड बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट। देन हम्म, फिर उसके बाद आप अब उसी की प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको सिलेबस पता चलेगा। एंड हम्म, सिलेबस पता चलेगा, उसके बाद आप अपने आप से एनालाइज करो कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो हम्म, तो अच्छी बात है, और नहीं हम्म, तो आपको फिर कहीं से तो गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो मैंने डेली बैच को चूज किया था, इसके दो रीजन थे। फर्स्ट, ऑनलाइन था तो अप डाउन का भी कोई इशू नहीं होगा एंड टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड ठीक, सेकंड ये कि पर्टिकुलरली ना मैंने देखा पता किया कि ऑफलाइन सीयूटी बीएड के नाम पे ना कोई ऐसा कुछ है नहीं ऑफलाइन करेक्ट, कोचिंग में। हम्म, उसमें वो आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे किसी किसी क्लास में बिठा के, बट वो आपको पर्टिकुलरली कोई बैच नहीं देंगे। हम्म, ठीक है, तो इस दो रीजन थे जिससे मैंने फिर डेली बाइट्स को ऑप्ट किया एंड हम्म, फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है श्वेता। श्वेता, मैं एक और बात जानना चाहती हूँ, जैसे हम जब प्रिपरेशन मोड में रहते हैं ना, जब हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमारी ना कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। कभी हमें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, कभी हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आ गई। अब आप पेरेंट्स को नहीं बोलोगे कि मेरा फलाने डेट को पेपर है तो मैं आपका एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट करूंगी, ऑब्वियसली आप करोगे, ठीक है। कभी आपके पेरेंट्स की बर्थडेज आ जाएगी, आपके सिबलिंग्स की बर्थडे आ जाएगी, आपको कभी कहीं जाना होगा, तो इस बीच होता क्या है ना, इन सारे कारणों से कि लगातार 2-3 दिन ना पढ़ाई में ब्रेक आ जाता है। उस वजह से ना आप डिप्रेस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं। मैं एक टॉपिक को लेके कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। जो एक कंसिस्टेंसी आनी चाहिए वो कहीं न कहीं छूट रही है। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है वो भी ब्रेकआउट होने लगता है कि अरे यार हो नहीं पा रहा, कैसे करें हम? तो इस पूरे के पूरे ज़ोन से आपने कैसे एक खुद को ना निकाला और खुद को एक कमबैक दिया कि नहीं, लेट्स डू इट, अब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे आपने खुद को कमबैक दिलाया श्वेता? या फिर कोई बच्चे मैम कैसे दिला सकते हैं खुद को कमबैक? ये श्वेता। मैम मेरे साथ तो हुआ था दोनों केस कि सेलिब्रेशन भी हुआ था एंड बीच में हुँ, मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। ठीक है। तो सेलिब्रेशन में ये था कि मैम मेरे पास ना वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल थे रिंजी मैम के। हुँ, हुँ, एंड वो ना हर एक जब टॉपिक हमारा कवर हो जाता था तो वो हुँ, ऑनलाइन ना एमसीक्यूज प्रोवाइड करती थी, जिसमें आप हुँ, तुम कितने भी अटेम्प्ट्स लगा सकते हो। हुँ, तो हुँ, स्टार्टिंग में ना जैसे कि आपने कोई टॉपिक कर लिया, उसमें हुँ, आपके आए सपोज 30 एमसीक्यूज है, उसमें से हुँ, आपने स्टार्टिंग में किया तो आपकी 12 आए, बट आपने वही हुँ, टॉपिक दोबारा किया तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ गए।
तो उससे मैम काफी मोटिवेशन मिलता है, पहली बात। एंड दूसरी बात कि मैम हमेशा प्रिपरेशन फेज में कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूटी में डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, तो उसे हमें ओवरकम करना ही पड़ेगा। जैसे मैम अगर हम जा रहे हैं या कुछ सेलिब्रेशन है तो 1-2 दिन का गैप चलता है कि आप कर लो, बट चलता है इन द सेंस ये है कि अगर आप उस गैप के ऊपर जो भी आपका प्रिपरेशन में लैक हुआ है उसको आप बाकी दिन में मैनेज कर लो। एंड सेकेंड, जो मतलब जब आपकी हेल्थ भी साथ ना दे तब मैम मैं ना जो आपका जो बैच है उसमें मैम ने ना रिन्यू मैम ने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं जिनको आप सुन सकते हो कभी भी ऐप में भी, तो मैं वो सुन लेती थी पुराने तो पुराने वाले लेक्चर सुनने से एक तो ये हो जाता था कि पुराना रिवाइज हो जाता था और हमें ज्यादा मतलब फोकस नहीं करना पड़ता था, तो एटलीस्ट हमारा साथ के साथ रिवीजन भी हो जाता था। एंड बायो मेरा वैसे भी थोड़ा प्लस पॉइंट रहा है, तो मैं कोशिश करती थी कि इस टाइम में ना मैं बायो के ज्यादा कवर कर लूं, क्योंकि आप जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो रहता है ना तो वो आप थोड़ा थोड़ा कर ही लेते हो। करेक्ट। ठीक है श्रद्धा। श्रद्धा मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे जर्नी में ना आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कितना मैटर करता है? लेट्स से अगर आप साइंस स्ट्रीम से ही हो, ग्रेजुएशन में आपका साइंस स्ट्रीम है, तो कितना फर्क पड़ता है सीयूईटी बीएड साइंस के प्रिपरेशन के लिए? मतलब मैम कोई फर्क हम नहीं पड़ता, ओके ओके क्योंकि ठीक मेरा जो यूजी हुआ है वो इग्नू है। से हुआ है। अच्छा अच्छा मैंने ठीक है। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस जनरल किया है जिसमें मेरा जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट रहा था। एंड इससे पहले भी मैं एन एवरेज स्टूडेंट। सो आप ये करो स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने जब हमारी क्लास हुई थी 1-2 तो मैंने मैम से बोला था कि मैम हमें ये सब चीजें मतलब होने में टाइम लग रहा है, हमें याद नहीं हो रही। तो मैम ने कहा था कि नहीं होगी ये तो पता है, बट करना तो तुमको ही है ना। करेक्ट। करना तो तुमको ही है। तो उसी में फिर मैम धीरे धीरे आप ना अपना बैकग्राउंड अपना बेस क्लियर कर लो। छोटे लेवल से मैंने ना मैम स्टार्टिंग से ना 9th क्लास की जो साइंस की थी चैप्टर्स उसको पढ़ना स्टार्ट किया था पहले। ठीक है। 9th से 10th, 10th से देन 11th एंड 11th से देन 12th। बायो में मैंने यही फॉलो किया था। एंड जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी मैंने पहले 9th से स्टार्ट किया था केमिस्ट्री, बट मैंने ये किया था कि केमिस्ट्री में 9th एंड 10th का साथ में लेके चलती केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बट मैंने बायो में ये किया था कि मैंने एक एक क्लासेस का पहले खत्म किया देन किया था, तो इससे फर्क पड़ जाता है। एंड उनकी मैम बहुत अच्छे से हमें पढ़ा देती थी, वो इनफैक्ट मतलब वीडियोस एंड बहुत सारी चीजें ऐसे दिखा के पढ़ाती थी कि ज्यादा हमें मतलब वो टॉपिक हार्ड ना लगे, और अगर लगता भी था तो उसको वो कहती थी कि अगर आप 2-3 बार करोगे तो आपको हो जाएगा। तो मैम मैं ये नहीं कहूंगी कि बैकग्राउंड को कोई फर्क पड़ता है, ये कोई सेंस नहीं बनता। ओके ठीक है श्वेता। श्वेता अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना मैटर करती है? मैम बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट अगर आपको अपनी देखना है कि आपका लेवल क्या है, वो आप प्रीवियस ईयर पेपर से ही देख सकते हो। भले ही मॉक्स रहते हैं हमारे पास या टेस्ट पेपर किसी भी मतलब ब्रांड का वो ले लो, किसी भी इंस्टीट्यूट का ले लो, बट जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर से जिससे हमें जैसे पता चलता है ना, वो मॉक्स वगैरह से नहीं चलता है। एंड हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि मैम की क्वेश्चन का पूछने की लैंग्वेज क्या है एंड वे क्या है, वो कैसे पूछ रहे हैं। इसी साल जो मैंने पेपर दिया था उसमें 24 के 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बट वो एग्जैक्टली सेम रिपीट नहीं हुए, तो उन्होंने ना जो वो क्वेश्चन था उसको आंसर में कन्वर्ट कर दिया था, जो आंसर था उसको क्वेश्चन में कर दिया था। ओके तो मेरे दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर था 24 का वो मैंने 3 से 4 बार खुद से अटेम्प्ट किया था विद टाइमर लगा के प्रिपरेशन में। तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका कितना क्या कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है। ओके श्वेता। श्वेता नाउ एट द एंड आई वांट टू नो रिगार्डिंग दिल्ली वाइब। ठीक है कि दिल्ली वाइब्स को लेके आपकी क्या फीडबैक रहेगी बीएड प्रिपरेशन को लेके, या फिर फ्यूचर में आप सीटेट का बैच ज्वाइन करते हो तो आप क्या फीडबैक दोगे दिल्ली वाइब्स को लेके? ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? मैम ओवर टू यू। मेरा दिल्ली बैट्स से लेके ऑल ओवर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। और मैंने दिल्ली बैट्स को लास्ट ईयर से फॉलो करना स्टार्ट किया था, जिसमें सर के स्पेशली बहुत सारे वेबिनार और सेमिनार्स होते थे ऑनलाइन जिसको आप अटेंड कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उससे आपको काफी सारी चीजें का नॉलेज पता चलता है।
क्योंकि बीएड का हो गया ये सब या अदर जो भी कोर्सेज है प्रोफेशनल, इसकी ऑनलाइन ऐसा कोई मतलब दे नहीं रखा है कि आपको कहाँ क्या कैसे करना है। बट सर को इस सब चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें नॉलेज है और उनकी गाइडेंस से ही बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप 06 का दे रहे हो तो आपको 03 का भी देना चाहिए। ठीक है। एंड मुझे टाइम भी मिल गया था, मेरा 06 का पेपर पहले हो गया था एंड 03 का बाद में हुआ था। तो मुझे जैसे कि इजी टॉपिक्स हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड्स या सम रीजनिंग क्वेश्चंस, उसको अटेंड रिवाइज करने का या उस क्वेश्चंस को करने का वे पता चल गया था। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू तो वांट टू इसलिए मैं ऐड? डेली बाइट्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट ही हुई थी डेली बाइट्स से ही। ओके, ग्रेट श्वेता, थैंक यू सो मच श्वेता। हाँ, प्लीज बताइए, कुछ ऐड मैम करना चाहते? मैं यही कहूंगी कि वो जो आपका वो वाला जो वीडियो था जिसमें आपने क्लियर किया था कि 2 इयर्स का क्या बीएड का क्या आगे का फ्यूचर है या क्या है, उसके लिए थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने पहला वीडियो आप ही का देखा था। एंड ओके। देन फिर आपका ही ऐसे इंटरव्यू आया था उनके साथ, मेरे जो फ्रेंड है नोन टू में, तो उससे हाँ। भी बहुत सारी चीजें पता चली थी। एंड देन मैंने उससे भी बात की थी कि क्या कैसे है, क्योंकि आप जिसको जानते हो आप वो उससे पूछने में ना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। करेक्ट, आई तो एग्री। इसलिए तो फिर उसके बाद मैंने बैच लिया था। मैं फर्स्ट ही बैच लेना चाह रही थी बट वो हुआ नहीं, तो मैंने सेकंड बैच लिया था। तो वही था कि प्रिपरेशन में अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है। ओके श्वेता, so श्वेता, थैंक यू so much for your time, for this beautiful discussion. आई जेन्युइनली थैंक यू। बिलीव कि इस डिस्कशन से हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो हैं, जो बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सो श्वेता, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।